या लिटरली कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो हमेशा एक मौके की तलाश में रहती है। जैसे ही उन्हें वो मौका मिलता है वो अपने काम को अंजाम दे देती है। ये स्टोरी है 19 दिसंबर 2005 उत्तर प्रदेश लखनऊ की। ये स्टोरी हमसे शेयर करी है सुल्तान ने। सुल्तान जो कि इरफान का फ्रेंड है और जो कुछ भी इरफान के साथ हुआ वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। इरफान की एज 40 साल है। उसकी फैमिली में उसके 2 बच्चे हैं जो कि उसको शादी के 10 साल बाद हुए होते हैं। एक बीवी है और एक बूढ़ी माँ है। ये सब एक किराए के मकान में रहते हैं। इरफान की फाइनेंशियल कंडीशन शुरुआत से ही अच्छी नहीं होती। वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है और इरफान के पापा भी जब इरफान 3 साल का था तब उसको छोड़ के चले गए थे। इरफान अपना घर चलाने के लिए टैक्सी चलाता है और पिछले 20 सालों से वो यही काम करता है। आज इरफान का जन्मदिन है। इरफान बहुत खुश है। सुबह से कोई ना कोई दोस्त कॉल मैसेज करके विश कर रहा है। मैसेजेस पे जन्मदिन की मुबारकबाद आ रही है। पड़ोस के आसपास में लोग सब इरफान को बधाई दे रहे हैं एंड इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर हिम। अब रोज की तरह उसकी टैक्सी चलाने का टाइम हो जाता है, पर आज वो घर से निकलने से पहले ये सोचता है कि आज मुझे बहुत मेहनत करनी है। चाहे मुझे कितना भी दूर जाना पड़े, पर मैं एक भी सवारी को खाली नहीं जाने दूंगा। पूरे दिन में कम से कम 17 से 1800 रुपए तो मुझे कमाने ही है, ताकि जब शाम को मैं घर आऊं तो बच्चों के लिए केक और कुछ खाने का सामान लेकर आ सकूं। वो ऐसा ही करता है। दिसंबर जो कि पीक ठंड का महीना है, उसमें वो खूब मेहनत करता है। इरफान को हल्का बुखार और जुकाम भी होता है, पर वो उसकी बिना परवाह किए अपना काम करता है। ठंडी हवाओं में बस यहाँ से वहाँ टैक्सी घुमा रहा है ताकि शाम तक अच्छा पैसा जमा हो सके। अब शाम हो गई है। इरफान के बच्चे इरफान को बार बार फोन कर रहे हैं कि पापा कब आओगे, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। इरफान की वाइफ भी इरफान को बोलती है कि अब तो शाम हो गई है, अब आप आ जाओ घर पे। माँ भी इंतजार करे, हम सब इंतजार कर रहे हैं। तब इरफान अपनी वाइफ को मना करते हुए ये बोलता है, मुझे आज आने में टाइम लगेगा, तुम बच्चों को थोड़ी देर और संभालो। मैं जितने 4-5 पैसेंजर जो भी मिलते हैं उन सबको ड्रॉप करके आता हूँ, ताकि अच्छे पैसे हो जाए और हम सब साथ में अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। इरफान की वाइफ का कॉल लगभग 7 बजे आया होता है और अब 11 बज रहे होते हैं। रोड हल्की सुनसान हो जाती है और अब लोग भी कम दिखाई पड़ते हैं। और अब इरफान सुबह से 2000 से ज्यादा ही कमा चुका होता है। अब वो ये सोचता है कि चलो आज अच्छी कमाई हो गई है तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले लेता हूँ, एक केक ले लेता हूँ और माँ और शबाना जो कि इरफान की वाइफ का नाम है, इन सब के लिए आज खाना बाहर से ही पैक करा के ले जाता हूँ। पर वो इस बात से अनजान था कि अब आगे जो उसके साथ होने वाला है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा और उसकी सारी खुशियां मातम में बदल जाएगी। अब वो मार्केट जाता है, सब सामान ले लेता है एंड अब वो घर के लिए निकलता है। रात भी ज्यादा हो गई थी, बच्चे भी वेट कर रहे थे, सड़कें भी काइंड ऑफ खाली हो गई थी, बस थोड़े बहुत ही लोग थे। तभी वो अपनी टैक्सी को बहुत तेज चलाने लगता है क्योंकि रोड खाली दिख रही है, कोई आसपास में है नहीं। तो वो सोचता है कि जल्दी से टैक्सी चलाता हूँ ताकि मैं घर जाऊंगा। अब इरफान तेजी से टैक्सी चला ही रहा होता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं ये वाला शॉर्टकट ले लेता हूँ, इससे मैं घर जल्दी भी पहुंच जाऊंगा और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। और यही डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन था। मतलब ये डिसीजन उसकी पूरी लाइफ बर्बाद करने वाला था। अब जैसे ही वो तेज चलाते हुए टैक्सी को शॉर्टकट की तरफ ले जा रहा होता है, तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आता है और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी इरफान की आंखों में इतनी तेज पड़ती है कि लिटरली उसको दिखना बंद हो जाता है और उसकी टैक्सी अनबैलेंस हो जाती है और वो खुद को बचाने के लिए टैक्सी का हैंडल घुमाता है और उसी टाइम उसका रूट बदल जाता है। जहाँ उसको जिस शॉर्टकट पे जाना था वो वहाँ जा ही नहीं पाता है, बल्कि किसी दूसरे रास्ते पे चला जाता है। अब इरफान 2 मिनट रुक के खुद को संभालता है और सोचता है कि आज तो मरना पक्का था, बच गए कैसे भी करके। ऐसे बोलते बोलते हाफते हाफते वो सोच ही रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि जिस रोड पे वो अभी खड़ा है उस रोड का इरफान से 20 साल पुराना रिश्ता होता है। अब इरफान फटाफट वापस टैक्सी में बैठ जाता है और अब वो शॉर्टकट नहीं लेता है क्योंकि इसके मन में आता है कि अभी इस शॉर्टकट के चक्कर में मैं मरते मरते बचा हूँ। इसलिए वो जिस रास्ते पे था वहां से ही घर जाने की सोचता है।
उस रास्ते की मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। आसपास में कुछ भी नहीं है, एकदम सुनयार्ड रोड है। कुछ कुछ जगह ऐसी नहीं होती जो एकदम ओपन होती है, खाली एक दो बिजली के खंभे होते हैं और रोड एकदम सुनसान होती है, कुत्ता भी नहीं भौंक रहा होता है। और एकदम मतलब उस टाइप की रोड थी, एकदम माहौल एकदम यूँ सन्नाटे जैसा ही था। और वैसे भी ठंड पड़ रही थी, तो ठंड के माहौल में रात को आपको पता है कोहरा हो जाता है, तो कुछ दिखता भी नहीं है। तो कुछ इस टाइप की वो सुनसान रोड थी। इरफान अब थोड़ा ही उस रास्ते पे आगे गया होता है, तभी उसको एक सुंदर सी लड़की दिखती है। वो उसको हाथ देकर रुकने को बोलती है, पर इरफान को लेट हो रहा होता है, तो वो उसको इग्नोर करके आगे जा रहा होता है। तभी वो लड़की अचानक से एकदम से उसकी टैक्सी के सामने आ जाती है। इरफान की आंखें एकदम से बंद होती है और वो पूरे जोर से अपनी टैक्सी का ब्रेक लगाता है और लिटरली वहां पे आवाज इतनी तेज गूंजती है जैसे एक खाली कमरे में कोई कांच टूटता। तब थोड़ी देर बाद इरफान अपनी आंखें खोलता है। जब वो आंखें खोलता है तो वो ये चीज देखता है कि वो लड़की जो अभी उसके टैक्सी के सामने एकदम से कूद गई थी, वो है ही नहीं। और वो बस इन सब चीजों को प्रोसेस ही कर रहा होता है कि एकदम से क्या हुआ, जितने में उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। इरफान के होश उड़ जाते हैं। इरफान सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने ठंड के मौसम में अब उसके माथे से पसीना टपक रहा होता है, उसके दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई होती है। तभी इरफान को पीछे से आवाज आती है, भैया आगे तक चलोगे? इरफान एकदम से डर जाता है, सहम जाता है। इरफान के तो जैसे होठ ही सिल गए हों, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। तभी वो डरते डरते बोलता है, नहीं नहीं ना, आप उतर जाओ, मुझे लेट हो रहा है, मेरे को घर जाना है। तब वो लड़की जिसने इरफान के कंधे पे हाथ रखा होता है, वो इरफान के कंधे को इतना तेज दबाती है, इरफान को ऐसा लगता है मानो उसका कंधा किसी ने उखाड़ के फेंक दिया हो। और वो ये बोलती है, छोड़ना तो तुझे ही मुझे आगे पड़ेगा। ये सुन के इरफान एकदम दंग रह जाता है। अभी तक उसने पीछे पलट के उस लड़की को देखा नहीं है। अब ये सुनकर वो अपनी टैक्सी स्टार्ट करता है और धीरे धीरे चलने लगता है। इरफान बहुत डरा हुआ है। अब इरफान अपनी जेब में से अपना फोन निकाल के अपने दोस्त को फोन करने की कोशिश करता है। वो जैसे ही अपनी जेब से फोन निकालता है, उसका फोन एकदम से डेड हो जाता है, बिल्कुल स्विच ऑफ, उसका फोन ऑन ही नहीं हो रहा होता है। तब वो थोड़ी हिम्मत करके अपने टैक्सी के कांच को एडजस्ट करके कांच में देखने की कोशिश करता है कि आखिर पीछे कौन बैठा है। तो वो जैसे कांच एडजस्ट करता है, वो हल्का हल्का कांच में देखने की कोशिश करता है, तो कांच में उसको कोई नहीं दिखता है। तो वो एकदम अपनी गर्दन पीछे पलट के देखता है, तो लिटरली वहां पे कोई नहीं बैठा होता है। इरफान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो वापस जैसे ही वो अपनी गर्दन आगे की तरफ करता है, वो लड़की सीधा उसके मुंह पे आके बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से उसका गला तेज दबा रही होती है। उसके मुंह से लाल टपक रही होती है, एकदम लंबे बाल उसके मुंह के आगे आ रहे होते हैं और वो एकदम उसके सीने पे बैठ के उसका गला इतना तेज दबा रही होती है कि इरफान की जान निकलने वाली होती है। तभी इरफान का एकदम से बैलेंस बिगड़ता है। दिखती सी बात है, वो उसके मुंह पे आके बैठ गई तो उसको सामने कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसका हैंडल एकदम से मुड़ता है, वापस उसकी टैक्सी अनबैलेंस होती है और वहां पे एक बिजली के खंभे में जाके उसकी टैक्सी लगती है। एक्सीडेंट इतना तेज होता है कि उसकी टैक्सी पलट जाती है और इरफान एट दैट मोमेंट सीधा नीचे पड़ते ही बेहोश हो जाता है। जब इरफान की आंखें खुलती है तो इरफान अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से इरफान को बहुत चोटें लगती है। इरफान का सर फट चुका होता है, उसका लेफ्ट पैर पूरी तरह से टूट चुका होता है और पूरे शरीर पे कहीं ना कहीं हर जगह चोटों के निशान होते हैं। इरफान के होश तो तब उड़ते हैं जब उसको मालूम पड़ता है कि वो 3 दिन बाद उठा है और उसको यहाँ पे पुलिस वाले लेकर आए हैं। तब इरफान सोचता है कि उस भयानक रात को बीते हुए 3 दिन हो चुके हैं। अब इरफान हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है। लोग और इसके रिश्तेदार, इसके दोस्त इरफान के उससे मिलने के लिए आए हैं और इसके पास में बैठे हैं। तब उससे से पूछा जाता है कि इरफान तुम्हारा एकदम से एक्सीडेंट या ऐसा कैसे हुआ था। तब वो धीरे धीरे उसके साथ क्या हुआ उस दिन वो सब बताता है। उस टाइम इरफान का दोस्त सुल्तान भी वहाँ ही होता है। इरफान की हालत बहुत खराब होती है। डॉक्टर बोलता है कि इरफान को ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, क्या पता ये ठीक हो भी सके या नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अब इरफान अपने रूम में लेटा हुआ है। धीरे धीरे रात होनी स्टार्ट हो रही है। जो भी रिश्तेदार दोस्त इरफान से मिलने आए थे, अब वो वापस अपने घर जा रहे हैं और लगभग अब रात हो चुकी है। अब खाली रूम में इरफान, इरफान की वाइफ
और इरफान का दोस्त सुल्तान, यही बचे थे। तो सुल्तान इरफान की वाइफ को कहता है कि भाभी जी आप घर जाइए, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, माँ भी है, आप उनको संभालें, आप सुबह आ जाना, मैं हूँ यहाँ पे इरफान के साथ में, आप टेंशन मत करो। तो ये बात सुन के शबाना जो कि इरफान की वाइफ है ये बोलती है ठीक है भैया मैं घर जाती हूँ, आप इरफान का ध्यान रखना और कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। तो उन्होंने बोला ठीक है। ऐसा कह के शबाना अपने घर चली जाती है। अब इरफान सो रहा होता है और सुल्तान अपनी दरी बिछाता है जस्ट उसके पास में नीचे, और वो उसी पे लेट के सो जाता है उसी के साथ में। रात के लगभग 2:45 के आसपास हो रहे होते हैं, तभी इरफान जोर से चिल्लाता है और बोलता है छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, छोड़ दो प्लीज, मेरे साथ में ऐसा मत करो। उसकी सांसें एकदम से फूलने लगती है। जितने में ये आवाज सुन के सुल्तान फट उठता है, लाइट चलाता है, बोलता है भाई क्या हुआ तुझे। तब इरफान बोलता है भाई वो मेरा दिल निकाल रही है, उसने मेरे दिल को बहुत जोर से पकड़ रखा है, अब वो मेरा दिल निकाल के खा जाएगी, मुझे बचा ले भाई। सुल्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो फटाफट भाग के डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जैसे ही अंदर आते हैं वो उसको ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। तब भी इरफान की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जाती है। इरफान लिटरली बेड के ऊपर एकदम उठता है, नीचे गिरता है, उठता है, नीचे गिरता है, और इस तरीके से मतलब उसको पकड़ रखा है वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ ने, सुल्तान ने। तब भी वो उसकी हालत इतनी खराब है कि वो बार बार उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, और मतलब उस टाइम उस रूम में स्टाफ था, वो देखता है कि ये हो क्या रहा है। जितने में सडनली इरफान एकदम से बेड के ऊपर गिरता है और अब इरफान की मौत हो चुकी होती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। एंड सबसे शॉकिंग बात, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि इरफान का हार्ट फेल हुआ है और उसकी हार्ट की नसें फट चुकी है। अब जैसे ये खबर इरफान के घर वालों को मालूम पड़ती है तो इरफान की वाइफ और उसकी माँ वगैरह सब आ जाते हैं रूम के अंदर, और पुलिस भी आ जाती है। और पुलिस इरफान की वाइफ को ये बोलती है कि मुझे पता है कि ये समय सवाल करने के लिए सही नहीं है, पर ये एक एक्सीडेंटल केस है और हमें अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो आप हमारे साथ में कोऑपरेट करें, हम आपसे जो पूछते हैं उस चीज का हमें जवाब दे दीजिए। तब इरफान की वाइफ बोलती है कि जी ठीक है सर, पूछिए आपको क्या पूछना है। तो वो ये पूछता है कि ये टैक्सी जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ इरफान की, वो इरफान के खुद के नाम पे है। तब वो बोलती है जी ये इरफान की खुद की है, शादी होने के बाद में इन्होंने ये टैक्सी अपने नाम करा ली थी। तो पुलिस वाला पूछता है शादी होने के बाद में अपने नाम करा ली थी मतलब? तब शबाना इरफान की वाइफ ये बोलती है कि ये टैक्सी आज से 20 साल पहले इरफान के चाचा जी ने इरफान के जन्मदिन पे इरफान को गिफ्ट करी थी। तब पुलिस चाचा जी को भी बुलाती है जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी, पूछने के लिए कि ये टैक्सी आपकी थी आज से 20 साल पहले की नहीं। तब चाचा थाने में आते हैं, पुलिस वाला उससे पूछता है कि ये टैक्सी आपकी है जिसका एक्सीडेंट हुआ और इसमें इरफान मारा गया एक्सीडेंट के अंदर? तब उसका चाचा बोलता है जी हाँ ये टैक्सी मेरी है, ये टैक्सी मैंने ही इरफान को इरफान के 21वें जन्मदिन पे गिफ्ट करी थी आज से 20 साल पहले। तब पुलिस वाला उससे ही क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि आपने टैक्सी ही क्यों गिफ्ट करी इरफान को? तब इरफान का चाचा बोलता है कि इरफान की घर की कंडीशन शुरुआत से ही बहुत खराब है, इसके घर में इसका बाप इसको छोड़ के चला गया था और इरफान का पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं करता था, वो बस दिन भर यहाँ वहाँ घूमता था, आवारागर्दी करता था। तब मैंने चाचा होने के नाते ये चीज सोची कि इसको एक टैक्सी दे देता हूँ, टैक्सी चला के कम से कम ये अपने घर वालों का गुजारा तो करेगा, अपना पेट तो भर सकेगा। तो ये सोच के मैंने इसको टैक्सी दिलाई थी। ये सब सुन के पुलिस चाचा को बोलती है कि ठीक है आप जा सकते हैं। तभी अचानक से चाचा एकदम खड़ा हो जाता है और सहम जाता है, उसकी आंखें एकदम ऐसी इतनी बड़ी हो जाती है कि जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया होता है, और वो कुछ अभी कुछ कर सके उससे पहले ही उसका गला कोई इतनी तेज दबा रहा होता है कि चाचा की लिटरली हालत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से जीभ बाहर निकाल के खांस रहा होता है और खांसते खांसते जमीन पे गिर जाता है और अपने दोनों हाथों को गले पे लगा के ऐसी कोशिश करता है कि जैसे किसी ने उसका पकड़ रखा है गला और उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना अपन, वो लिटरली इस तरीके से कर रहा है, पैर झटपटा रहा है, हालत उसकी बहुत खराब हो रही है, आंखें बाहर आने जैसा सीन हो गया है, जबान बाहर निकाल के जोर जोर से खांसता है और ये बोलता है कि छोड़ दो मुझे, वैसे भी तुमने इरफान को मार ही दिया है, अब तुम मुझे मत मारो, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मैं सब बता दूंगा क्या है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। और वहाँ पे ये सब सुन के पुलिस सोचती है कि ये चाचा बोल क्या रहा है आखिर, कि छोड़ दो मैं सब बता दूंगा, हमसे गलती हुई है, क्योंकि वो लड़की सिर्फ अब चाचा को ही दिख रही होती है। तो चाचा उसी से बात करते हुए ये सब
बातें बोलता है कि भाई मुझे छोड़ दो, मत मारो, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मैं सब बता दूंगा। तुमने इरफान को तो मार दिया है, अब तो मुझे भी मार दोगी, पर मैं सब बता दूंगा, प्लीज आप मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। वो इस तरीके से ही मतलब गिड़गिड़ा रहा होता है। तभी चाचा एकदम से रिलैक्स होता है, थोड़ी सांस भरता है, क्योंकि उस लड़की ने उसका गला छोड़ दिया होता है। तब वो पुलिस को बताता है कि आज से 20 साल पहले मेरे से और इरफान से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। मैंने जब इरफान को उसके जन्मदिन पे टैक्सी गिफ्ट की थी, तब इरफान 21 साल का नौजवान खून था और उस दिन उसका जन्मदिन भी था। तो नई टैक्सी और उसके जन्मदिन की खुशी में हमने सेलिब्रेशन करने का सोचा। तब मैंने और इरफान ने रात को खूब ड्रिंक करी और एंजॉय किया। हम दोनों होश में नहीं थे क्योंकि हमने उस दिन बहुत ड्रिंक करी थी। और अब हम पार्टी करने के बाद घर जा रहे थे, तभी सामने से एक सुंदर लड़की आती है। वो बहुत खूबसूरत होती है, उसने अपने बाल खोल रखे होते हैं और वो टैक्सी के आगे हाथ दे के रोकती है और बोलती है कि भैया आप मुझे आगे छोड़ दोगे। इरफान उस टाइम बहुत नशे में होता है। वो लड़की को देख के टैक्सी रोकता है और उसको बैठा लेता है। चाचा टैक्सी में उसके साथ आगे बैठ जाते हैं, लड़की पीछे बैठी होती है। अब वो ऐसे आगे जा ही रहे होते हैं, थोड़ा सा ही रास्ता क्रॉस हुआ होता है और ये वही रोड है जहाँ पे इरफान का एक्सीडेंट हुआ था। तब चाचा को टॉयलेट आता है, तो चाचा इरफान को बोलता है कि 2 मिनट टैक्सी साइड में लगा, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो इरफान साइड में लगाता है, चाचा टॉयलेट करने के लिए जाते हैं। जितने में वो लड़की ये बोलती है कि क्या हुआ, टैक्सी क्यों रोकी आपने? तब इरफान बोलता है कि उनको टॉयलेट आई है, वो जैसे ही आते हैं फिर चलते हैं। तो ये सुन के लड़की बोलती है कि भैया लेट हो रहा है मुझे, आप प्लीज जल्दी छोड़ दीजिए। तो बोलता है कि बस आते ही फिर चलते हैं। जितने में इरफान की नजरें उस लड़की पे तो खराब थी, उसको साइड में कोने में टैक्सी भी लगी हुई थी। अब उसको ये मौका लगा, वो अंदर घुसता है और उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लिटरली वो उसके ऊपर टूट पड़ा होता है, फुल नशे में होता है, उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, बस वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ में पूरी जोर जबरदस्ती करने लगता है। तब चाचा टॉयलेट करके वापस आ ही रहे होते हैं, तो वो ये देखता है कि ये इरफान कर क्या रहा है। तभी वो अंदर आते हैं और वो इरफान को उस लड़की पे से हटाने की कोशिश करता है, पर इरफान उसको जोर से धक्का देता है और तब चाचा का पैर एकदम से फिसलता है और वो एकदम से नीचे गिरता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है, वहाँ पे एक पत्थर पड़ा होता है, वहाँ पे जाके सीधा उसका सर लगता है और चाचा उसी टाइम बेहोश हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी चाचा ने खूब पी रखी थी, तो उसको तो होश पहले भी नहीं था और नीचे गिरने के बाद में तो उसने अपनी सुध ही खो दी थी। और यहाँ इरफान उस लड़की का रेप कर रहा होता है और जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। वो अपने इतने भी होश में नहीं होता है कि उसने उस लड़की का मुंह दबाया होता है और मुंह इतना तेज दबाता है कि उसकी सांसें रुक जाती है और वो लड़की वहां पे ही टैक्सी के अंदर मर जाती है। ये सब होने के बाद में इरफान एकदम डर जाता है, क्योंकि लड़की अब कोई मूवमेंट नहीं कर रही होती है। जितने में इस चीज को काफी टाइम हो गया होता है। जितने में चाचा उठता है, चाचा उठ के आता है इरफान के पास में, इरफान को बोलता है ये तूने क्या किया। जितने में चाचा को मालूम पड़ता है कि लड़की तो मर चुकी है। अब चाचा इरफान को सुना रहा होता है बहुत कि तूने ये क्या किया, ये वो कि अब तू तो इतना नौजवान है, मतलब तू तो अभी यंग भी है, तूने ये क्या कर दिया, तेरे घर पे कोई है नहीं। तो चाचा इरफान को बचाने के लिए इरफान का साथ देता है। ये दोनों मिलके वहाँ पे उसी रास्ते में रात को कोने में खड्डा खोदते हैं और इस लड़की की बॉडी को वहां ही दफना देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ये सब सुनकर वहां पे खड़े जितने भी लोग थे, पुलिस, इन सब के होश उड़ जाते हैं। वो उसी टाइम चाचा को गिरफ्तार करते हैं, चाचा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और अब सुल्तान और पुलिस दोनों को समझ में आ रहा था कि उस टाइम इरफान मरने से पहले ये सब क्या बोल रहा था। उस आत्मा ने इरफान को मार के अपना बदला पूरा किया। वो कहते हैं ना गाइस, अब कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, सच कभी छुपता नहीं है। और जब वो सच आपके सामने आता है तो वो पहले से भी भयानक होता है। तो गाइस यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट हॉरर वीडियो में।